हेलो एवरीवन। तो आज अपने सेक्शन 135 से आगे करेंगे। 135, 136 और एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की बात होगी आज। अगर शुरू करें 135 से, तो वहाँ पे ये है कि ऑर्डर ऑफ विटनेस किस तरह से आएंगे और किस तरह से उसको एग्जामिन किया जाएगा। देखिए, उसमें लॉ प्रिस्क्राइब्ड है। अगर आप सिविल में जाओगे तो ऑर्डर 18 इससे डील करता है कि आपने विटनेसेस किस तरह से एग्जामिन करने हैं। सिविल में ऑर्डर 18। अगर क्रिमिनल में जाओगे तो वहाँ पे चैप्टर 18 है, चैप्टर 20 है, 21 है, 22 है, 23 है। ये डील करते हैं कि आप एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस का किस तरह से होगा सीआरपीसी में। तो दोनों अगर इस तरह से डील करते हैं तो कौन सा विटनेस पार्टी लाना चाहती है, ये पार्टी का खुद का प्रिविलेज होता है। लेकिन अगर मान लीजिए प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं, उन्होंने चार्जशीट में एक लिस्ट बना के दे दी आईओ साहब ने कि ये विटनेस को जो है मटेरियल विटनेसेस हैं जिनके 161 के बयान पीछे दिए हुए हैं, आप उनको एग्जामिन कर सकते हैं। तो प्रोसिक्यूशन एक एक करके उनको एग्जामिन कर सकता है जिस तरह से वो चाहे। अब अगर 135 देखोगे तो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। द ऑर्डर इन विच विटनेसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन शैल बी रेगुलेटेड बाय लॉ। तो रेगुलेटेड बाय लॉ होगा कि किस तरह से वो प्रोड्यूस किए जाएंगे, किस तरह से उनकी एग्जामिनेशन होगी। जैसे सीआरपीसी में प्रोविज़न दिए गए हैं, सीपीसी में प्रोविज़न दिए गए हैं, मैंने बताया चैप्टर, वो आप सारे देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग। अगर उसके रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं है तो वो प्रैक्टिस देखी जाएगी कि प्रैक्टिस क्या है। और सिविल एंड क्रिमिनल की प्रैक्टिस अलग अलग होती है रिस्पेक्टिवली। और इन अगर एब्सेंस, लॉ की एब्सेंस में डिस्क्रिशन रहती है कोर्ट की कि किस तरह से वो विटनेस को आप बुलाओगे कोर्ट के अकॉर्डिंग। कोर्ट जिस तरह से उसको मुनासिब समझेगा। उसके बाद आता है 136। 136 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। तो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस है एक्चुअली में है क्या। ये चीज़ है, ऐसा है कि जो विटनेस बोलेगा आके, या कुछ फैक्ट के बारे में बोलेगा या किसी चीज़ के बारे में बोलेगा जिसने उसको अपनी सेंसेस के साथ परसीव किया जाएगा, वो उस रेलिवेंट फैक्ट का ही एविडेंस देगा। और वो पार्टिकुलर एविडेंस हमारे केस के लिए रेलिवेंट है या नहीं है, उसकी जो है कोर्ट एडमिसिबिलिटी चेक करके, उस एडमिसिबिलिटी का मतलब यह है कि कोर्ट उसके ऊपर अपनी जजमेंट डिपेंडेंट कर सकता है कि ये फैक्ट प्रूव हो चुका है, अब इसके ऊपर जजमेंट आ सकती है ड्यूली अगर प्रूव्ड हो गया तो। अब देखो, अगर मान लो पार्टी कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना चाहती है तो उसको बताना पड़ेगा किस लॉ में ये डॉक्यूमेंट एडमिसिबल है, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट उसको एंटरटेन करेगा। अब 136 देखोगे, इसकी वर्डिंग देखोगे, व्हेन ईदर पार्टी प्रपोजेस टू गिव एविडेंस ऑन एनी फैक्ट द जज में आस्क द पार्टी प्रपोजिंग टू गिव एविडेंस इन व्हाट मैनर द अलेज्ड फैक्ट। अब ये अलेज्ड फैक्ट क्या है। अब देखिए, अलेज्ड फैक्ट वो होते हैं जो कोर्ट के पास अल्टीमेटली एक क्वेश्चन होता है कि क्या इसने ये काम किया, क्या ये उस टाइम पे वहाँ पे मौजूद था। अगर ऐसे अलेज्ड फैक्ट हैं, क्यों, क्योंकि ये फैक्ट इन इशू है। फैक्ट इन इशू का मतलब जो फंडामेंटली कोर्ट के पास क्वेश्चन है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया, क्या ए ने बी का मर्डर किया, क्या ए को सी ने देखा था मौके पे। अब सी आ रहा है, अलेज्ड फैक्ट क्या है कि सी ने क्या ए को देखा, तो इसको प्रूव करना पड़ेगा कि क्या ए ने सी को देखा। तो अगर वो एग्जामिनेशन इन चीफ अपना देगा, उसके बाद उसको क्रॉस किया जाएगा, तो कोर्ट ये देखेगा कि ये जो अलेज्ड फैक्ट है, तो पहले तो इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए सारे रेलिवेंट एविडेंस लाए जाएंगे उस पार्टिकुलर को अलेज्ड फैक्ट को प्रूव करने के लिए। और उसके बाद जज देखेगा, जज पूछेगा कि ये जो फैक्ट है, मान लीजिए ये अलेज्ड फैक्ट है, ये प्रूव करना है आपने। प्रूव करने के लिए ये 1 2 3 4 फैक्ट और भी हैं कि भाई साहब ये इसकी मोबाइल की लोकेशन वहाँ पे मौजूद थी, ये अपने घर में बता के गया था कि ये वहाँ चला है, या वहाँ पे जब नेबर में आया हुआ सीसीटीवी फुटेज में इसकी वहाँ पे आ चुका है। ये 3 जो फैक्ट हैं, ये 3, ये बंदा वहाँ पे मौजूद था या नहीं था, ये अलेज्ड फैक्ट है। क्यों, क्योंकि इसने मर्डर होते हुए देखा है।
तो ये जो 3 फैक्ट मैंने आपको बताए हैं कि सीसीटीवी फुटेज में आना, उसकी जो लोकेशन वहाँ पे है और वो घर पे बता के गया है कि वहाँ पे जा जा रहा है, ये 3 फैक्ट आपको जो है रेलिवेंसी के चैप्टर के साथ डील करते हुए ये प्रूव करने पड़ेंगे। इस एलिज्ड फैक्ट को आप एडमिट अगर कराना चाहते हो, अगर ये फैक्ट प्रूव होंगे तो ये एलिज्ड फैक्ट है जो वो एडमिट माना जाएगा। तो कोर्ट उसके तरह आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो फैक्ट हैं, ये जो पार्टिकुलर फैक्ट है, ये किस तरह से रेलिवेंट है। तो हम ये कह सकते हैं सर रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रूव करेगा कि इस बंदे ने इस बंदे को मारा है। क्यों? क्योंकि ये आई विटनेस है, और ये आई विटनेस है या नहीं इसको एस्टेब्लिश पार्टी कर सकती है। किस तरह से कर सकती है? वो 3 फैक्ट है वो जो प्रूव करके। उसके बाद आ जाता है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये कहता है इफ़ द फैक्ट प्रपोज्ड टू बी प्रूव्ड। अब देखिए वहाँ पे अलेज्ड फैक्ट था, यहाँ पे प्रपोज्ड टू बी प्रूव्ड है। इज वन विच एविडेंस इज एडमिसिबल ओनली अपॉन प्रूफ ऑफ सम अदर फैक्ट। ये एक एविडेंस पार्टी लाना चाहती है, ये डिपेंडेंट है इस फैक्ट के ऊपर। अगर ये फैक्ट प्रूव होगा तो ही ये फैक्ट प्रूव होगा। तो ये प्रपोज्ड पार्टी करना चाहती है कि ये एविडेंस कोर्ट एडमिट करे। तो ये इसकी जो एडमिसिबिलिटी किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है? इस फैक्ट के ऊपर। तो हमें ये फैक्ट पहले प्रूव करना पड़ेगा। अब देखिए इसको proof of some other fact. Such last mentioned fact must be proved before evidence of is given of the fact first mentioned, unless a party undertake to the proof of a. या तो आपको ये प्रूव अगर आपने फैक्ट करना चाहते हो तो ये डिपेंडेंट है इस फैक्ट के ऊपर। ये फैक्ट या तो प्रूव कर दीजिए। अगर आप ये प्रूव, कई बार कोर्ट कह देता है इसकी अंडरटेकिंग दे दीजिए। जैसे अगर आप ये प्रूव करना चाहते हो कि ये जो है बंदे का सर डाइंग डिक्लेरेशन है कि ए ने बी को ही मारा है और ए की डेथ हो चुकी है और ए का डाइंग डिक्लेरेशन है। तो डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट करने के लिए पहले आपको ये तो प्रूव करना पड़ेगा कि ए की डेथ हो चुकी है। तो वो डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिट करने के लिए उसको डिपेंडेंट है इस फैक्ट के ऊपर, उसकी डेथ। तो अगर डेथ आपने प्रूव कर दी है तो यहाँ इसकी अंडरटेकिंग दे दो कि हाँ सर इसकी डेथ हो चुकी है, मैं अंडरटेकिंग देता हूँ। तो इसको कोर्ट एडमिट कर सकता है अगर उसको लगता है तो। उसके बाद आता है इफ़ द रेलिवेंसी ऑफ वन अलेज्ड फैक्ट। यहाँ पे अलेज्ड फैक्ट वो होते हैं जो फंडामेंटली क्वेश्चन में होते हैं कि क्या ये वहाँ पे था, क्या ये ऐसा हुआ है, क्या ऐसा होने से ये हुआ है, क्या ये पार्टी के द्वारा ये देखा गया है, क्या इसने ये परसीव्ड किया है सेंसेस से। लेकिन जो इफ़ द फैक्ट प्रपोज्ड टू बी प्रूव है, इससे ऊपर वाला जो पहरा अगर देखोगे, वहाँ पे पार्टी अपनी मर्जी से एक एविडेंस लाना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसने फैक्ट इन इशू को प्रूव करना है, और वो फैक्ट जो है फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए एक फैक्ट वो प्रपोज्ड कर रहे हैं। सर मैं फैक्ट इन इशू को प्रूव करना चाहता हूँ इस फैक्ट के साथ। वो फैक्ट डिपेंडेंट है किसी और के फैक्ट के ऊपर। तो या तो ये फैक्ट पहले प्रूव कर दीजिए या इसकी अंडरटेकिंग दे दीजिए, तो ये फैक्ट है वो उसके अकॉर्डिंग एडमिट कर लिया जाएगा। लेकिन नीचे ये अलेज्ड फैक्ट है, ये फंडामेंटल क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में क्या कि मैंने बताया कि क्या ए वहाँ पे था उस टाइम पे जब ये चीज़ हुई है, क्या ए ने बी को देखा है मर्डर करते हुए, ऐसी कोई भी चीज़ जो फंडामेंटल क्वेश्चन में है। अलेज्ड फैक्ट उसको कहते हैं। इफ़ द रेलिवेंसी ऑफ वन अलेज्ड फैक्ट डिपेंड्स अपॉन द अनदर अलेज्ड फैक्ट। अब देखिए ये भी अलेज्ड फैक्ट है, ये भी अलेज्ड फैक्ट है, इसकी जो एडमिसिबिलिटी है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो हमें क्या करना होगा? सिमिट्री वाइज चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फैक्ट इसके ऊपर डिपेंडेंट है तो ये प्रूव कर दीजिए। तो उसके क्योंकि अगर ए फैक्ट तब प्रूव होगा अगर बी फैक्ट प्रूव होगा, तो बी फैक्ट को पहले प्रूव करना पड़ेगा आपको ए फैक्ट को प्रूव करने के लिए। तो ये ऐसे ही कहता है इफ़ द रेलिवेंसी ऑफ वन अलेज्ड फैक्ट डिपेंड अपॉन द अनदर अलेज्ड फैक्ट बीइंग फर्स्ट प्रूव्ड, the judge may in its discretion either permit evidence of the first fact to be given before the second fact is proved or require the evidence to be given of the second fact before the evidence of given। अब देखिए क्योंकि ये दोनों alleged fact है तो इन दोनों में से कोर्ट किसी का भी एविडेंस पहले मांग सकता है आपसे कि इस फैक्ट को प्रूव करिए। ऐसा नहीं है कि ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है तो आपको वो नीचे वाला फैक्ट वो ही पहले प्रूव करना पड़ेगा। ये कोर्ट की मर्जी है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलेज्ड फैक्ट हैं, ये दोनों फंडामेंटल क्वेश्चन में है। अब ये फंडामेंटल क्वेश्चन में होंगे तो कोर्ट वो हमेशा उसको प्रूव करने के लिए
क्योंकि ये दोनों की जो है एक दूसरे के साथ चेन जुड़ी हुई है, लेकिन हमें प्रूव दोनों ही करने हैं। लेकिन प्रपोज्ड फैक्ट में दोनों प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन हमें ये फैक्ट इसलिए प्रूव करना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि ये फैक्ट इसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन अदरवाइज इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत इसलिए क्योंकि ये फैक्ट को प्रूव करना है, तो ये फैक्ट हमें प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एलेज्ड फैक्ट है, ये दोनों प्रूव करने पड़ेंगे कोर्ट के पास। ये दोनों फंडामेंटल क्वेश्चन है, तो दोनों को प्रूव करने के लिए दोनों में से किसी एक को पहले प्रूव कर दीजिए, या अगर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो जो डिपेंडेंट फैक्ट है वो पहले प्रूव कर दीजिए, वो कोर्ट देखेगा। अब इसको अपने एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जो इसकी पीछे एग्जाम्पल दी हुई है। जैसे इसकी सी एग्जाम्पल देखोगे, A is accused of receiving stolen property knowing it to have stolen. It is proposed to prove that he denied the possession of the property. अब वो डिनाई कर रहा है, मेरे पास तो पोजेशन है ही नहीं इस प्रॉपर्टी का। पहले ये स्टोलन प्रॉपर्टी है और उससे पकड़ी गई है, और दूसरी दूसरी ये पहला ये उससे प्रॉपर्टी पकड़ी गई है, दूसरा ये स्टोलन प्रॉपर्टी है। वो दोनों ही मना कर रहा है कि मेरे से तो प्रॉपर्टी पकड़ी नहीं गई है। जब पकड़ी गई नहीं गई है तो स्टोलन प्रॉपर्टी का तो बाद में आएगा चीज़। तो यहाँ पे अगर जो कोर्ट इस तरह से देखेगा, यहाँ तो ये प्रूव कर दीजिए कि ये इसके पास जो पाई गई है स्टोलन प्रॉपर्टी है, और यहाँ ये प्रूव कर दीजिए कि ये जो इसके पास जो चीज़ें पाई गई हैं वो किसी केस से कनेक्टेड हो रही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कोर्ट देख सकता है। अगर इसकी एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आता है 137, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इन चीफ वो होता है जो पार्टी एक्चुअल में अपने विटनेस को लाना चाहती है, और अपने विटनेस को जो चीज़ उसकी फेवर कर रही है वो विटनेस आएगा और उसके बारे में बताएगा। एग्जामिनेशन इन चीफ का मतलब होता है जो फंडामेंटल है, जो पहले आता है। और एग्जामिनेशन का मतलब जब एक विटनेस को आप कोर्ट में लेके आते हो और वो चीज़ें जो बताता है और उसके बाद उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाता है, जो सच्चाई निकल के सामने आती है, डेट इज़ कॉल्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन कोर्ट में होता है हमेशा। जैसे अगर प्रोसिक्यूशन एक विटनेस लेके आया, तो जो विटनेस आएगा और वो उसके बारे में कोई चीज़ बताता है कि अक्यूज़ ने ये चीज़ें की, या मैंने जब देखा तो अक्यूज़ ये बात कर रहा था, तो वो जो चीज़ें होंगी अक्यूज़ड के अगेंस्ट जा रही होंगी, वो डेट इज़ कॉल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ। अब सिविल में अगर देखोगे तो सिविल में जो बंदा प्लेंटिफ लेके आया अपने सूट को प्रूव करने के लिए जो चीज़ें वो बताना चाहता है या बता रहा है, डेट इज़ कॉल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ। उसके बाद होता है एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा अपोजिट पार्टी करती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा जो सच है वो कोर्ट के सामने आए, इसीलिए उस पार्टिकुलर विटनेस की वेरेसिटी को चेक करती है, उसे क्रॉस करके, कि सारी सच्चाई है वो सारी सामने आनी चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन उससे किए जाते हैं, उसको ग्रिल किया जाता है। ग्रिल इस तरह से किया जाता है कि ताकि जो अगर ये झूठ बोल रहा है या अगर ये इसका ट्रुथफुलनेस जो है वो है या नहीं है, अनलेस ये फॉल्सहुड है या नहीं है, तो उसको रूल आउट करने के लिए कि हमेशा कोर्ट के पास जो है ट्रुथ ही पहुंचे, तो क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा अपोजिट पार्टी करती है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है जो पार्टी खुद विटनेस लेके आई है, उसका चीफ एग्जामिनेशन उसने किया, वो ही क्रॉस भी कई बार कर देती है। वो इसलिए क्योंकि वो जब विटनेस आपका हॉस्टाइल हो जाता है, जैसे 154 में अगर देखोगे एविडेंस एक्ट में, जहाँ पे विटनेस हॉस्टाइल हो गया, जब प्रोसिक्यूशन एक विटनेस लेके आया था जिसने कत्ल होते हुए देखा था, लेकिन वो आप यहाँ पे आके वो कह रहा है कि मैंने कत्ल होते देखा नहीं है। तो अब क्योंकि कत्ल होते आपका जो चीफ एग्जामिनेशन आपने कराया था, जिस पर्पज़ के लिए आप लेके आए थे, अब वो फुलफ़िल नहीं हुआ, उस एग्जामिनेशन चीफ आपने कर दिया, अब वही पार्टी उसको क्रॉस कर सकती है, प्रोसिक्यूशन को क्रॉस करके वो पुट कर सकती है क्वेश्चन कि तुम्हारी पिछली स्टेटमेंट जो 161 के बयान है तुम्हारे सीआरपीसी में नोट किए गए थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा, वो ये कह रहे हैं और तुम ये कह रहे हो, इन दोनों में सच्चाई क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करके, अगर वो, क्योंकि हॉस्टाइल डिक्लेयर करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार वो आपके अगेंस्ट कुछ कह देता है। जैसे उसने कह दिया कि मैंने तो कुछ नहीं देखा था, लेकिन पुलिस ने मुझे कहा कि नहीं तू विटनेस बन, तेरे को इनाम मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो इस तरह से उसकी वो जो क्रेडिट को डिसक्रेडिट करने के लिए, वेरेसिटी को ख़त्म करने के लिए उसको क्रॉस करना ज़रूरी हो जाता है।
तो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल रूल यही है कि क्रॉस एग्जामिन अपोजिट पार्टी करती है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में वो भी पार्टी क्रॉस एग्जामिन कर सकती है जो एक्चुअल में उसको चीफ एग्जामिनेशन जिसने किया है। उसके बाद पहले चीफ एग्जामिनेशन होगा, फिर क्रॉस चीफ एग्जामिनेशन जो पार्टी विटनेस लेके आई है वो करेगी, क्रॉस एग्जामिनेशन जो अपोजिट पार्टी करेगी। अब आ जाओ री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन वो पार्टी करती है जो चीफ एग्जामिनेशन करती है। कैसे? री एग्जामिनेशन का जो रूल ये है कि ये लिमिट पर्पस होता है इसका, सो एज टू जो है आपकी जो विटनेस को सेटल करने के लिए, कि जो विटनेस ने बोला है उसको मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए, या जो मैटर उसको जो कई बार वो ऐसा बोल दिया है तो वो जो है एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि ये इसने इस तरह से बोला है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद 138 ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन का ऑर्डर किस तरह से होगा, इसमें मैंने बताया कि सबसे पहले चीफ एग्जामिनेशन होता है, देन इफ़ एडवर्स पार्टी सो डिज़ायर क्रॉस एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है, कई बार एग्जामिनेशन चीफ हो गया तो अगर अदर पार्टी उसका क्रॉस नहीं करना चाहती तो ये बाउंड नहीं है कि उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, ये पार्टी की मर्जी है। लेकिन अगर उसको क्रॉस नहीं करता तो ये समझा जाएगा कि उसने सारी चीज़ें एडमिट कर ली है जो चीफ इन एग्जामिनेशन में विटनेस ने बोली है उसके अगेंस्ट। तो इस तरह से देखना है। देन इफ़ अ पार्टी कॉलिंग हिम सो डिज़ायर री एग्जामिन। अब वो एग्जामिनेशन चीफ जिस पार्टी ने किया है उसका री एग्जामिनेशन उस विटनेस का वो ही कर सकती है। और री एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन मस्ट रिलेट टू रेलिवेंट फैक्ट। तो एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा रेलिवेंट फैक्ट के रिगार्डिंग ही होगा। रेलिवेंट फैक्ट कौन से? जो सेक्शन 6 से लेके 55 में फॉल करेंगे, उनका कनेक्शन फिट बैठेगा। मोटिव प्रूव करना चाहते हो आप, कॉज अफेक्ट प्रूव करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी प्रूव करना चाहते हो, या उनका जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश होगा, रेलिवेंसी वहाँ पे फॉल करके कि सर ये रेलिवेंट इस सेक्शन में रेलिवेंट है क्योंकि इसका कनेक्शन इस फैक्ट के साथ बैठ रहा है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर देखेंगे तो क्रॉस एग्जामिन नीड नॉट टू बी कन्फाइंड टू द फैक्ट टू विच विटनेस टेस्टिफाइड इन हिज एग्जामिनेशन चीफ। तो क्रॉस एग्जामिनेशन का दायरा चीफ इन एग्जामिनेशन से बड़ा होता है। चीफ एग्जामिनेशन हमेशा रेलिवेंट फैक्ट्स का रहता है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन रेलिवेंट फैक्ट के साथ और किसी भी चीज़ के ऊपर आप पूछ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना मतलब के क्वेश्चन पूछते रहोगे, उस क्वेश्चन की रेलिवेंसी कहीं ना कहीं बन रही हो, ऐसा उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं लॉजिकली बन रहा हो। आप हो सकता है वो रेलिवेंट ना हो, लेकिन फिर भी कोर्ट इसको मिनिमाइज़ करते हुए देखेगा। नहीं तो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन करते करते बंदा कोई भी क्वेश्चन पूछता रहे, ये सही नहीं होगा। उसके बाद आता है डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन तब किया जाता है, ऐसा नहीं है कि जो रूटीन वाला काम है कि री एग्जामिनेशन कर लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसी कोई चीज़ बाहर आ जाती है, उसके बाद बंदा री एग्जामिनेशन करेगा जो बंदा चीफ इन एग्जामिनेशन अपने विटनेस का कर रहा है। जो पार्टी विटनेस को लेके आई है वो ही उसका री एग्जामिनेशन करती है। तो क्रॉस एग्जामिन अपोजिट पार्टी करती है जो विटनेस को लेके नहीं आई है लेकिन उसको क्रॉस करने के लिए आई है। तो री एग्जामिनेशन जो पार्टी विटनेस को लेके आई है। अब देखिए, री एग्जामिनेशन शैल बी डायरेक्टेड टू एक्सप्लेनेशन ऑफ अ मैटर रेफर टू न क्रॉस एग्जामिन। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके विटनेस ने कुछ ऐसी बात कह दी तो उसको सेटल करने के लिए कि आपने जो चीफ एग्जामिनेशन में ये बात कही है, क्रॉस में ये कही है, अब उसको सेटल करने के लिए उसकी एक्सप्लेनेशन ले सकती है कि आपने ये फैक्ट एक्सटेंड कर दिया है या आपने फैक्ट थोड़ा सा को मरोड़ तरोड़ दिया है। उसको सेटल करने के लिए उससे उस चीज़ की जो है वो एक्सप्लेनेशन ली जा सकती है। और अगर कोई नया मैटर री एग्जामिनेशन करते नया मैटर कोई उठ जाता है तो उसके बाद उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर दूसरी पार्टी उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकती है, दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ 139 में। देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन इज़ अ आर्ट। ये प्रैक्टिस से आप पता चलता है कि आप कई बार क्रॉस एग्जामिनेशन मैंने देखे हैं, कई डिफेंस काउंसिल आते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन लंबा चौड़ा कर देते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं वो उनके अगेंस्ट ही बोल जाते हैं। तो वो
इसीलिए क्रॉस एग्जामिनेशन करिए, लेकिन क्वेश्चन वो पूछिए जो अल्टीमेटली आपकी फेवर कर रहे हो। ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया और जो अगर विटनेस ने ऐसी कोई बात कह दी और वो आप ही के अगेंस्ट बोल रही है तो वो फिर आपको दिक्कत कर सकती है, या आपने वो सारी चीज़ें नहीं बोली हैं चीफ इन एग्ज़ामिनेशन में। तो इसका रूल मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको करना है। देखिए, चीफ एग्ज़ामिनेशन में एक बंदा आया, उसने बताया कि मैं इतनी तारीख को इतने बजे वहाँ पे पहुँचा था, मैंने उसको ये करते हुए देखा, अक्यूज़ को ये करते हुए देखा, और वो वहाँ पे था और मैंने उसको पहचान लिया, और ये उसका चेहरा था, ये उसका नाम था, उसको पकड़ लिया था हमने, उसके बाद पुलिस आ गई, सारी चीज़ें बोल दी। लेकिन अब जब क्रॉस एग्ज़ामिनेशन आपने करी, आपने क्रॉस एग्ज़ामिनेशन सीधा शुरू कर दिया, अपने क्वेश्चन जो भी बनते थे वो करने शुरू कर दिए, तो ये तरीका गलत है। आपने क्या करना है, जो चीफ एग्ज़ामिनेशन में जो बातें कही है पहले उनको एक एक करके डिस्प्रूव करिए। जैसे मैंने उसको देखा, तो क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में आप उससे ये पूछ सकते हो कि मेरा ये कहना है कि आपने नहीं देखा है, इसको रॉन्ग टू सजेस्ट करके लिखवा दीजिए। उसके बाद दूसरा फैक्ट कि मैंने वहाँ पे था, मेरा ये कहना है कि आप वहाँ पे नहीं थे, ना ही आपने कोई ऐसी बात देखी है, आप यहाँ पे आज गलत बोल रहे हो। ये ऐसी ऐसी चीज़ें उससे पूछिए, ये ऐसी ऐसी चीज़ें बोलें उससे। ये अगर वो मना कर रहा है, नहीं नहीं मैं था, नहीं मैंने देखा था, तो रॉन्ग टू सजेस्ट करके इसको लगाइए, क्योंकि ये तरीका बिल्कुल सही है। अगर एक एक फैक्ट को आप उससे, जो उसने आपके अगेंस्ट बोला उसको आप डिसप्रूव करना चाहते हो, तो उससे उसको सजेशन फॉर्म में बताइए, सजेशन फॉर्म में कहिए कि इट इज़ अ रॉन्ग टू सजेस्ट, इट इज़ अ रॉन्ग टू सजेस्ट। इस तरह से आप कर सकते हो। ये अगर कोर्ट में अगर आप नहीं गए तो आपको दिक्कत है, तो आप कोर्ट में जाके इस चीज़ों को सीख सकते हो। उसके बाद आता है 139, क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। अब देखिए, एक जो विटनेस है वो सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके आया है। अगर वो डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है तो उसको आप क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि दे आर नॉट कॉल्ड एज अ विटनेस, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट पर्पज़ है उसको लाने का, वो एक मोड है उस डॉक्यूमेंट को ला रहा है। लेकिन आप अगर डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग उससे क्रॉस करोगे, दैट इज़ नॉट अ गुड। अब डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर अगर 291 सेक्शन देखोगे सीआरपीसी में, तो वहाँ पे ये कहा है कि मेडिकल जो बंदा बनाता है, डॉक्टर बनाते हैं, दे आर नॉट कॉल्ड एज अ विटनेस। तो वो मेडिकल का जो रिकॉर्ड बनाते हैं वो सीधा पेश करते हैं, तो इसलिए उनको विटनेसेस नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट को अगर लेके आ रहा है वो बंदा, जैसे वो डीडी एंट्री कोई एक पुलिस वाला लेके आ रहा है, वो उसने दर्ज की थी, तो उसको वो डॉक्यूमेंट पेश करना रहा, क्योंकि वो जिसने दर्ज की थी वो नहीं आ पाया, क्योंकि उसकी कहीं पे और ट्रांसफ़र हो गई है, कोई ऐसा आ रहा है जो बाद के उसमें जिसका उसकी जो डॉक्यूमेंट के ऊपर उसका पोजेशन उसको मिल गया था, तो वो डॉक्यूमेंट अगर लेके आ रहा है उसको तो कुछ चीज़ पता ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट लेके आ रहा है कि ये देखिए सर डीडी एंट्री थी, ये रिकॉर्ड था, थाने में पड़ा था, मैं लेके आ गया। तो उसको आप क्रॉस एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है और करना भी नहीं है, क्योंकि उसको विटनेस नहीं कहा जा सकता। अब आ जाओ 140, विटनेस टू करैक्टर। तो करैक्टर के विटनेस हो सकते हैं जो आपके करैक्टर को बैड करैक्टर या गुड करैक्टर बताएंगे, उनको आप जो है क्रॉस एग्जामिन या री एग्जामिन हो सकते हैं। उसी तरह उनको भी दूसरी विटनेसेस की श्रेणी में रखा जा सकता है। उसके बाद आता है 141, लीडिंग क्वेश्चन। तो लीडिंग क्वेश्चन ये होता है कि मान लीजिए आप एक विटनेस से क्वेश्चन कर रहे हो कि मान लीजिए कि क्या तुम वहाँ पे थे। एक तो ये है, सर क्या एक्सपर्ट ओपिनियन को क्रॉस किया जा सकता है। अब देखिए, एक्सपर्ट ओपिनियन को की ओपिनियन अगर आ गई है कोर्ट में, तो उसको जनरली करते क्या है, क्रॉस किया जाता है। क्रॉस इसलिए किया जाता है कि क्योंकि वो ओपिनियन किसी नॉलेज, किसी स्किल के ऊपर बेस्ड होती है, और वो क्या वो प्रैक्टिकल उस चीज़ की नॉलेज रखता है बंदा, इस चीज़ का क्रॉस किया जाता है। और दूसरा, क्या वो उस टाइम पे वो उसकी वो कॉम्पिटेंसी थी, ये उसको चेक करने के लिए। अब उसने जो ओपिनियन दिया है वो किसका आधार बनाते हुए उसने ओपिनियन दिया है, इसको क्रॉस किया जा सकता है। तो उसको क्रॉस किया जा सकता है क्योंकि वो हमेशा डॉक्यूमेंट नहीं लाता है। तो ऐसे ही कई बार डॉक्टर होते हैं, वो कुछ ओपिनियन देते हैं कि ये चोट ग्रीवियस है या सिंपल है, तो उनको क्रॉस उस पार्टिकुलर पर्पस के लिए किया जा सकता है कि आपने जो ये इंजरी बताई है या ये जो ओपिनियन बताया है वो किस आधार के ऊपर बताया है, तो उसको क्रॉस करना ज़रूरी हो जाता है।
अब आ जाओ लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन में आप खुद सजेस्ट करते हो, जैसे मैंने एक विटनेस को अगर एग्जामिन किया, उसमें उसने बताना था कि वो वहाँ पे था और उसने ये चीज़ होते हुए देखी, लेकिन वो ये नहीं बता पाया अपने चीफ इन एग्ज़ामिनेशन में। तो चीफ इन एग्ज़ामिनेशन में जो सारा उसका कंप्लीट हो गया, वो उसने चीज़ें नहीं बताई है, तो मैं अब उसको लीडिंग क्वेश्चन से वो चीज़ें उगलवाऊँगा कि क्या तुम इतने इस तारीख को वहाँ पे थे। अब देखिए, मैं उसको सजेशन इस तरह से दे रहा हूँ, या इस तरह से मैं कर सकता हूँ कि तुम तो उस तारीख को इस वहाँ पे थे, तो वो यस करेगा या नो करेगा, वो यस, और क्योंकि ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये आंसर आने चाहिए। अदरवाइज़ अगर वो खुद एग्जामिनेशन इन चीफ उसका होता तो वो उसने बताना था उस तारीख को मैं वहाँ पे था, उस तारीख को मैं वहाँ पे गया, तो ये चीज़ उसने बोली नहीं है। तो अब आप लीडिंग करके उससे पूछ सकते हो कि मेरा उस इस टाइम पे तो तुम वहाँ पे थे, बात सही है। वो कहेगा हाँ सही है, तो वो क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से लीडिंग क्वेश्चन होते हैं डैट एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर। अब आंसर आप उसको सजेस्ट कर रहे हो खुद, विच द पर्सन पुटिंग इट, जो एक्चुअल में उससे पुट करने थे, विशेज़ जो जो मान लो मैं उसको आंसर ही बता रहा हूँ, एक्चुअल में मुझे ये उससे पूछने थे, लेकिन मैं अब आंसर ही उससे बता रहा हूँ जो मुझे विश लगता था या मुझे लगता था कि एक्सपेक्ट टू रिसीव, इस कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। तो ये बड़ा आसान सी चीज़ है, इसको आप अगर देखोगे 141 खुद पढ़ोगे तो इसको देख सकते हो। तो उसके बाद पढ़ते हैं 143। तो लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। तो अगर ये बात कहता है तो लीडिंग क्वेश्चन, इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस एग्जामिनेशन में तो आप पूछ ही सकते हो, दिक्कत नहीं है, लेकिन बात आती है एग्जामिनेशन इन चीफ में, क्या उसमें आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो? तो कोर्ट की परमिशन से आप पूछ सकते हो, दिक्कत नहीं है। 142, व्हेन दे मस्ट नॉट बी आस्क्ड। अब जनरल रूल ये है कि आप लीडिंग क्वेश्चन कर सकते हो पार्टी से, आप एग्जामिनेशन इन चीफ कर रहे थे, अब आप उसका लीडिंग क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हो, लेकिन अगर अदर पार्टी उसके ऊपर ऑब्जेक्ट कर रही है तो इस मामले में आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछोगे विदाउट, अब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से। अगर वो अदर पार्टी ऑब्जेक्शन ही नहीं कर रही है तो आप लीडिंग क्वेश्चन सीधा पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एग्जामिनेशन चीफ आप खुद कर रहे हो और अदर पार्टी ऑब्जेक्ट कर रही है तो तब आपको हमेशा कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो अदरवाइज़ कोर्ट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में आप धड़ल्ले से पूछिए, उसमें परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चन एज टू मैटर विच आर। अब देखिए, अब यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चन का भी एक दायरा लिमिट की गई है। लिमिट क्वेश्चन जो मान लो लीडिंग क्वेश्चन ऐसे नहीं है जितने मर्जी आप पूछ लिए, जो एग्जामिनेशन इन चीफ रह गया था वो मैं खुद उसको उगलवाना चाहता हूँ और मैं लीडिंग पूछ रहा हूँ, ये गलत है तरीका, ये अलाउ नहीं होता है। अलाउ क्या होता है, लीडिंग क्वेश्चन का दायरा थोड़ा सीमित है। वो क्या है कि लीडिंग क्वेश्चन हैज़ टू मैटर विच आर इंट्रोडक्टरी और अनडिस्प्यूटेड। अब ये तो चीज़ें प्रूव होगी कि ये बंदे ने कत्ल होते देखा है और कत्ल वहाँ हुआ है, ये भी प्रूव हो गया। अब मैं उसको लीडिंग ये तो बोल ही सकता हूँ ना कि तुम तो वहाँ पे थे ना उस टाइम पे, तो ये अनडिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, तो इसका लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन चीफ में जो पार्टी प्रूव करना चाहती है वो कर सकती है। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में जो लीडिंग क्वेश्चन होंगे, क्योंकि पार्टी अपने अगेंस्ट तो कुछ पूछेगी नहीं, तो लीडिंग वो ही बोलेगी ना कि मेरा ये कहना है कि तुम वहाँ पे नहीं थे, तो ये लीडिंग नहीं हो सकता है। तो इसको इस तरह से आपने देखना है। या कुछ चीज़ें इंट्रोडक्टरी होती है कि तुम वहाँ पे इसलिए थे क्योंकि उस दिन तुम बाज़ार जा रहे थे, तो अगर वो सारी चीज़ें आएगी है कि उस दिन वो बाज़ार से जाना था उसको उस दिन, तो ये लीडिंग में आ सकती है चीज़। तो इस तरह से आपने देखना है। उसके बाद आता है 144। 144 को 91 और 92 सेक्शन के साथ पढ़ते हैं। यहाँ पे ये बात है कि कोई आपने जो विटनेस एक आया, विटनेस ऑरल टेस्टिमनी देना चाहता है किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट के रिगार्डिंग, तो कोर्ट उसको रोकेगा और कोर्ट कहेगा क्या ये टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ग्रांट है, अदर डिस्पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी है जो 91 में फॉल करती है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट इटसेल्फ लाना है। लेकिन अगर आप ऑरल टेस्टिमनी उसके ऊपर देना चाहते हो तो ये जो है अदर पार्टी इसके ऊपर ऑब्जेक्ट करेगी,
इसीलिए वो विटनेस उसके रिगार्डिंग नहीं टेस्टमनी अपनी नहीं दे सकता। तो ये सिंपल सी बात कहता है कि एनी विटनेस मे बी आस्क्ड वेयर्स अंडर एग्जामिनेशन whether any contract, grant, or other disposition of property as to which he is going to evidence was not contained in a document। तो ये डॉक्यूमेंट में नहीं है जिसका आप टेस्टमनी देना चाहते हो। एंड इफ ही सेज दैट इट वाज, अगर वो कहता है कि नहीं ये डॉक्यूमेंट के बीच में है, तो he is about to make any statement as to content of an indictment which is opinion of the court ought to be produced, the adverse party may object, उसमें adverse party object कर सकती है। तो इस तरह से आपने देखना है until fact has been proved and which entitle the party who called the witness to give secondary evidence। या तो एक स्टेज ऐसी है कि यहाँ आप वो पार्टी जो उस पार्टिकुलर कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट का विटनेस बनी हुई है और उसका जो ऑरल टेस्टमनी देना चाहती है, तो उसमें या तो जो है कोर्ट आपको मना कर देगा, नहीं आप नहीं दे सकते क्योंकि अदर पार्टी जो है ऑब्जेक्ट कर रही है, क्योंकि इसमें आप डॉक्यूमेंट ही लेके आइए, या तो वो प्राइमरी ले आइए या सेकेंडरी ले आइए। अगर सेकेंडरी लेना चाहते हैं तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि प्राइमरी इसके ऊपर जो है सिचुएशन सेक्शन 65 वाली है, या तो वो है नहीं है डॉक्यूमेंट, या गुम हो गया है, या वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, या वो जो है किसी ऐसे दूसरी पार्टी के कब्जे में है। इस तरह से चीज़ें प्रूव करती हैं, तो वहाँ पे आप सेकेंडरी एविडेंस उसका ले सकते हो। तो इस तरह से आपने देखना है। उसके बाद आता है 145 सेक्शन। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 145। इसमें जनरली बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्रॉस एग्जामिन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। अब देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि आप जो उसने प्रीवियस स्टेटमेंट दे रखी है बंदे ने, मान लो एक विटनेस है, इन्वेस्टिगेशन में उसने कोई टेस्टिमनी उसकी रिकॉर्ड की गई, 161 का बयान उसका रिकॉर्ड किया गया पुलिस के द्वारा, वो पार्ट ऑफ चार्जशीट बन जाता है। जब वो पार्ट ऑफ चार्जशीट बन जाता है, तो जब प्रोसिक्यूशन उसको एग्ज़ामिन करता है, तो एग्ज़ामिन करते हुए वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे लाने की कोशिश करता है जो उसका 161 का बयान होता है। अब मान लो जो प्रोसिक्यूशन ने सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे ले आया जो उसको लगता था मटेरियल थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उसको लगता है यार मटेरियल नहीं है, ये रिकॉर्ड पे ना भी आए तो दिक्कत नहीं है। तो अब उसके बाद जब उसका एग्जामिनेशन चीफ हो चुका है, उसके बाद दूसरी पार्टी उसको क्रॉस एग्जामिन करेगी। अब जो क्रॉस एग्जामिन करेगी पार्टी, वो हर चीज़ उसके बारे में पूछेगी कि भाई साहब जो चीज़ें सिमेट्री से होती हैं और वो एक्चुअल में उस केस में नहीं हुई है, जैसे अगर मान लो उसने कुछ ऐसे नए फैक्ट बता दिए जो उसके 161 के बयान में नहीं थे, तो जो क्रॉस एग्जामिन उसको जो पार्टी करेगी वो बताएगी, वो कहेगी कि क्या आज आपने ये जो फैक्ट बताया है, क्या आपने आईओ को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब आपसे पूछताछ की गई थी ये बात बता दी थी। वो अगर कहता है नहीं सर मैंने तब नहीं बताई थी, तो ये सीधा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया उस पार्ट का। जो चीज़ 161, अब उसको 161 उसके सामने रख दिया जाएगा। ये देखिए, इसमें आपने ये कहा है कि ये चीज़ आपने नहीं बोली है, ये मटेरियल ओमिशन आपने किया है, तो ये आप अब उसको कन्फ्रंट कर सकते हो। कन्फ्रंट का मतलब ये होता है कि ये जो पार्ट है ये मिसिंग है, आपने 161 में ये बोला नहीं है, या इसके विरुद्ध कोई चीज़ ऐसी बोल दी है। जैसे उसने बोला है अपने 161 के बयान में कि मैं और मेरे साथ एक बी था, हम दोनों वहाँ पे पार्क में खड़े थे और हमने ये इंसिडेंट होते हुए देखा है। लेकिन अब वो बोल रहा है कि मैं अकेला ही था जब मैंने ये इंसिडेंट होते हुए देखा है। अब ये विद रिगार्ड टू जो साथी है उसका, उसके रिगार्डिंग ये साइलेंट है, या उसके रिगार्डिंग ये बोल रहा है नहीं नहीं मैं अकेला ही था। अब प्रोसिक्यूशन उसको ये बोल रहा है नहीं, मैं उसको उसको क्रॉस किया कि हमारा ये कहना है कि तुम्हारे कि वो भी तुम्हारे साथ था, मेरा ये कहना है। वो कहता है नहीं वो मेरे साथ नहीं था। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन इटसेल्फ उसको डॉक्यूमेंट लेके आएगा, ये देखिए यहाँ पे तुमने कह रखा है कि वो तुम्हारे साथ था, तो इसको कन्फ्रंट करके कि कन्फ्रंटेड द डॉक्यूमेंट वेयर इट इज़ सो रिटन कि तुमने ये बोल रखा है। तो इसका एक तरीका होता है, तरीका अगर आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट में एक अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो एक तहसीलदार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एक जजमेंट है,
वो आप पढ़ सकते हो इसके रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक क्रॉस एग्जामिनेशन, एक कॉन्ट्राडिक्शन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन तो बड़ी सीधी सी बात है, उसमें प्रीवियस स्टेटमेंट बंदे को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना प्रीवियस स्टेटमेंट प्रूव करने की ज़रूरत है, आप सीधा क्रॉस एग्जामिनेशन करिए। लेकिन अगर आप कॉन्ट्राडिक्शन किसी बात के लिए करना चाहते हो, कन्फ्रंट करना चाहते हो, तो उसमें क्या करना होता है, आपको पहले उससे पूछना होता है, भाई साहब आपने जो आज स्टेटमेंट दी है, तो आपकी, मेरा ये कहना है कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पहले आपने 161 में ये बोल रखा है जो बिल्कुल विरुद्ध है इसके। तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी है? अगर वो ये कह देता है कि ये स्टेटमेंट मेरी है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, ऑटोमेटिक हो गई। लेकिन अगर वो ये कहता है ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, मैंने ये नहीं बोला था, तो अब इस स्टेटमेंट को आप प्रूव करोगे आईओ को बुला के। आईओ कहेगा सर मैंने इसका स्टेटमेंट इस टाइम पे इस जगह पे ली थी। अगर वो प्रूव हो जाती है, तो प्रूव होने के बाद अब कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है। अब मान लो, क्या आप विदाउट क्रॉस एग्जामिनेशन से सीधा कॉन्ट्राडिक्शन पे आ सकते हो, कन्फ्रंट कर सकते हो? तो तहसीलदार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ये कहता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन सीधा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा भी आप कॉन्ट्राडिक्शन पे आ सकते हो। तो क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि क्वेश्चन कोई भी पूछो उससे, जो उसने चीफ में बोले हैं उसके रिगार्डिंग, उसकी वेरेसिटी को चेक करते हुए। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये है कि आपने जो चीज़ें पहले बोली थी उसके विरुद्ध आप बोल रहे हो, अब उसको वो चीज़ें दिखा सकते हो। अगर वो डॉक्यूमेंट कहता है कि ये डॉक्यूमेंट, आज मैंने जो बोली हैं चीज़ें, जो मेरी प्रीवियस स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड की गई थी आईओ साहब ने, ये भी मेरी है, और आज जो बोली ये तो है ही इसकी, जो पहले जो ये भी मेरी है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। अगर ये कह रहा है कि प्रीवियस स्टेटमेंट मेरी नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को आपको प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव कैसे करेगा? आईओ को बुला के। इस तरह से चीज़ें देखनी है। और अगर आईओ आता है, तो अब आप एक एक लाइन को उसको कन्फ्रंट करा सकते हो। कि जैसे उसने, मैं मान लो एक मेरा एग्जामिनेशन मैं चीफ कर रहा हूँ, मेरा विटनेस जो है हॉस्टाइल हो गया, उसने चोरी होते हुए देखी थी, चोर को पकड़ा था, जब पुलिस आई थी पुलिस के सामने चोर को उसने पुलिस को दिया था। लेकिन अब वो कह रहा है कि जनाब मैं तो कुछ देखा ही नहीं है, मेरा तो ऐसा कुछ लेना देना ही नहीं इस केस के साथ। तो अब मैं क्या करूँगा, बीइंग अ प्रोसिक्यूशन विटनेस, बीइंग अ प्रोसिक्यूटर, अब मैं, वो प्रोसिक्यूशन का विटनेस है क्योंकि उसने उसके अगेंस्ट सारी चीज़ें बोलनी थी, मैंने उसका चीफ एग्जामिनेशन इतना कराया। उसके बाद अब मैं उसको क्रॉस करना शुरू करूँगा। कैसे? कह के कि एट द स्टेज विटनेस इज रिसाइलिंग फ्रॉम हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, ऐसे करके, या एट द स्टेज विटनेस इज नॉट डिस्क्लोजिंग ऑल द फैक्ट्स इन टोटलिटी, तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन मैं कर सकता हूँ। तो 145 में अब मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन करना शुरू कर दिया, कोई भी क्वेश्चन इधर उधर के क्वेश्चन पूछता रहा हूँ। लेकिन अब मैं उससे अगर पूछना चाहता हूँ वो वाले मटेरियल फैक्ट जो उसने बोले हुए हैं कि ये उसके सामने चोरी हुई है, ये चोर को पकड़ा गया है, ये चोर को पुलिस को उसने खुद दिया है, ये वाले जो 3 फंडामेंटल क्वेश्चन हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके रिगार्डिंग वो कुछ बोला नहीं है, मुकर गया है। अब मैं जो उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट है वो उसको पहले ये बोलूँगा कि मेरा ये कहना है कि तुम उस टाइम पे वहाँ पे थे, और वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं था। तो मैं ऐसे लिखा सकता हूँ, इट इज़ रॉन्ग टू सजेस्ट आई वॉज प्रेजेंट एट द स्पॉट एट दैट टाइम। तो ये हो गया। तो मैं अब उसको उसका वो दिखाऊंगा, ये देखिए तुमने ये बोल रखा है, ये क्या तुम्हारी स्टेटमेंट है? अगर वो कहता है हाँ ये मेरी स्टेटमेंट है, तो मैंने यहाँ पे उसको कन्फ्रंट कराऊंगा, एंड द स्टेटमेंट इज कन्फ्रंटेड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी वेयर इट इज़ सो रिटन। तो इस तरह से आप कन्फ्रंट कर सकते हो। ये बड़ा टेक्निकल चीज़ है, अगर आप कोर्ट में जाते हो तो आपको ज़्यादा तरीके से समझ आ जाएगी। उसके बाद आता है 146। 146 है, या ये क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में बताता है कि कौन से क्वेश्चन लॉफुल रहेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन में। ऐसा नहीं है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर आप इररेलेवेंट क्वेश्चन भी पूछ सकते हो तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछते रहोगे, ऐसा नहीं है। वो 3 चीज़ें आपको देखनी है। पहला, when the witness is cross examined he may in addition to the question herein referred to asked in any question which tend। अब देखिए
क्रॉस एग्जामिनेशन में आप वो चीज़ें तो बोलो ही जो उसने चीफ में बोली, उसको ठुकराओ ही कि ये मेरा ये कहना है कि ये तुमने नहीं किया, मेरा ये कहना है तुमने नहीं किया, जो जो चीज़ें आपके अगेंस्ट है। उसके बाद उसकी वेरेसिटी को चेक करो। जैसे टू टेस्ट इज़ वेरेसिटी, टेस्ट वेरेसिटी का मतलब ये है कि उसकी एक्यूरेसी टेस्ट करो। उसको वो अगर याददाश्त से कोई चीज़ डेट बता रहा है या टाइम बता रहा है तो उसकी वो एक्यूरेसी को चेक करिए, क्या ये वाकई सही बोल रहा है। उसकी जो है इंटीग्रिटी को चेक करिए, और वो फैक्ट किसके बेसिस पे बोल रहा है उसको चेक करिए। इस तरह से उसकी आप वेरेसिटी को चेक कर सकते हैं। क्या वो ऑनेस्ट है, जो जो है कोर्ट को लगता है कि ऑनेस्टली ये चीज़ें बता रहा है, ट्रूथफुल से बता रहा है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट, टू डिस्कवर हु इज़ एंड व्हाट इज़ हिज पोजीशन इन लाइफ। तो इसको चेक करने के लिए कई बार क्या वो जेन्युइन विटनेस है, जेन्युइन विटनेस है तो उस तरह से उसको क्वेश्चन करके आप उगलवा सकते हो कि इज़ अ जेन्युइन विटनेस। कई बार वो कोई प्रोफेशनल विटनेस भी होते हैं, कई और केसों में उनको विटनेसेस बनने की आदत होती है। पुलिस कई बार ऐसे ही विटनेस उठा लेती है, उधर से उठा लिया, इधर से उठा लिया, इधर से उठा लिया, तो वो विटनेस बना दिया। या एक ही केस, एक ही बंदा 10 केसों में विटनेस है, क्योंकि उसको विटनेस बनने की आदत है, कोई ऐसा तो नहीं है। तो उस तरह से आप उसको क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आप वहाँ पे कैसे पहुँचे। मेरा ये कहना है कि आप वहाँ पे नहीं थे, आप वहाँ पे जब पहुँचे तो आपने पहले सबसे पहले क्या देखा। मेरा ये कहना है कि आपको वहाँ आप वहाँ पे कैसे पहुँचे, आपको वहाँ पे क्या काम था, तो आप घर से कितने बजे निकले। इस तरह से चीज़ें आप पूछ सकते हो। उसके बाद थर्ड, टू शेक इज़ क्रेडिट बाय इंजरिंग इज़ करेक्टर। अब करेक्टर को इंजर करने के लिए आप उससे ये चीज़ें बोल सकते हो कि यू आर नॉट अ पर्सन ऑफ, आपकी रिस्पेक्टेबल पर्सन नहीं है तो सोसाइटी में। तो जो है तुम जो है पहले इसी फैक्ट को तुमने इस तरह से बोला हुआ है कहीं पे, उसको ला सकते हो। जैसे 155 उसका इम्पीच करते हैं क्रेडिट, इस तरह से आप उसको क्रेडिट इंपीच करते हो कि आपने ये जो बोल रहे हो ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रहे हो। इस तरह से जो स्टोरी बना के उसको पेश कर सकते हो कि आपका जो कंडक्ट है उस टाइम पे ये सही नहीं है, या इस तरह से आज जो कंडक्ट है आपका जो सही नहीं है, या करेक्टर है जो आपका सही नहीं है। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो। उसके बाद इसका प्रोवाइज़ो अगर देखोगे तो यहाँ पे कंसेंट अगर इशू में है तो कोर्ट शैल नॉट परमिसिबल इन क्रॉस एग्जामिनेशन जनरल इमोरल जो करेक्टर है वो आप उसको नहीं पूछ सकते किसी लेडी से। उसका प्रीवियस जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में आप उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। कंसेंट से रिलेटेड आप अदर क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इस तरह से आपने चीज़ें देखनी है। तो 146 एक्चुअली इट्स अ सप्लीमेंट्री ऑफ 145, क्योंकि वहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जाता है, कॉन्ट्राडिक्शन भी किया जाता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन पहला आपने चीफ एग्जामिनेशन जो बोला है उसके रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन पूछिए। उसके बाद जो 3 फंडामेंटल क्वेश्चन आपके ये होने चाहिए जो 146 में बोले गए हैं, कि आप उसकी वेरेसिटी को चेक करिए, आप जो उसकी पोजीशन इन लाइफ को चेक करिए, उसके बाद उसके क्रेडिट को शेक और इंजर करेक्टर को करिए, जो क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड बनते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन पूछते रहिए और उससे क्या वो कई बार आपके अगेंस्ट विटनेस बोल सकता है। तो आज की क्लास इतनी ही, आगे अपनी नेक्स्ट क्लास देखेंगे। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए। गुड नाइट, बाय बाय।